तो जो कहानी सदियों से चली आ रही है, उसी कहानी का नतीजा था कि मेरे माता पिता कश्मीर से 1953 में शिफ्ट हो गए। उसका कारण क्या था कि देश के विभाजन के बाद 1948 में पाकिस्तान से कुछ, अब उनको टेररिस्ट बोला जाता है, उन दिनों कबायली बोला जाता था, वो बारामूला तक पहुंच गए और मेरे माता पिता को, मेरे दादाजी को वो इलाका छोड़ के, जैसे कश्मीरी पंडित कहीं कहीं चले जाते थे तो हम शिमला में चले गए। नया नया देश आजाद हुआ था मेरे अंदर। मैं और मेरा देश को मैं भाई कहूं, बहन कहूं, मां कहूं, हम साथ में बड़े हो रहे थे। मेरे ख्यालात आजादी के बाद नई नई आजादी से जुड़े हुए थे। मेरे ख्यालात देश को लेकर बहुत ही पवित्र है, क्योंकि जिस स्कूल में गया वहां की प्रेयर थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऊपर से जहां मैं शिमला में रहता था वहां वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स था, तो आर्मी वालों को देखता था, आर्मी वालों के साथ में बड़ा हुआ। और मेरे दादाजी पगड़ी पहना करते थे, जनेऊ पहना करते थे। जो रामदेव बाबा अब करते हैं वो मेरे दादाजी तब करते थे। वो पेट घुमाते थे, सर के बल खड़े हो जाते थे, योगा के आचार्य थे, ऑनेस्ट थे, एक सिविल इंजीनियर थे। सिविल इंजीनियर के पास एक कॉन्ट्रैक्ट देने का एक पूरा दायित्व होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो मैंने कहां से ऑनेस्टी, कहां से ईमानदारी, वो मैंने अपने दादाजी से सीखी। हमारे यहां एक बात थी कि शिमला में पहला हेलीपैड बन रहा था और उस हेलीपैड को बनने के लिए सड़क का काम जिस कॉन्ट्रैक्टर को देना था, उस कॉन्ट्रैक्टर ने आके मेरे दादाजी को इन 1953, 54 या 55 वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत दी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उस जमाने में मिड 50s में 30,000 क्या होते हैं। तो दादाजी ने क्या किया, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा और जाकर अपने सुपीरियर को दे दिया। तो उनके सुपीरियर ने कहा कि अमरनाथ जी, पंडित अमरनाथ जी, आप क्या कर रहे हैं, रेजिग्नेशन क्यों दे रहे हैं, रिश्वत मत लीजिए। तो दादाजी ने कहा कि देखिए साहब, आज मुझे रिश्वत की, पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं रिश्वत नहीं ले रहा हूं। लेकिन कल को हो सकता है कि मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैं उस नौकरी में रहना ही नहीं चाहता जहां मुझे एक दिन रिश्वत लेने का मुंह हो जाए। तो मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूं। उसके बाद वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लर्क बन गए, सिविल इंजीनियर। मगर मुझे लगा वाह, दादाजी ने ऑनेस्टी का इतना बड़ा सबूत दिया तो मुझे ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। मुझे उसके 60 साल बाद कोलकाता में इन लोगों को दादाजी की कहानी सुनानी पड़ेगी, ताकि उनको पता तो लगे कि ये ऑनेस्टी, ईमानदारी का बीज कहां से बोया गया था, कहां से शुरू हुआ था। हम बहुत गरीब थे और जितना ये स्टेज है इसका आधा हिस्सा, इतने कमरे में हम सब लोग रहते थे और 14 लोग थे हमारे परिवार में। दादाजी, दादी जी, ताया जी, बच्चे, मेरे कजन ब्रदर्स, मेरे कजन सिस्टर्स वगैरह 14 लोग थे और बहुत गरीब थे। सिर्फ पिताजी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, जिनकी 90 रुपए तनख्वाह थी, 90 रुपीज, उससे हम घर चलाते थे। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा कि दादाजी, हम इतने गरीब हैं पर हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो मुझे लगा कि गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि दादाजी ने कहा है कि अगर गरीब हो तो खुश होते हैं सबसे ज्यादा। सस्ती चीज तो मैं बार बार खरीद सकता हूं, इतना पैसा तो मेरे पास होगा, और नहीं भी होगा तब भी मैं खरीद लूंगा। दूसरी बहुत बड़ी बात मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई, जो बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में।
एक दिन मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर उनके पास पहुंचा और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, मेरे कभी जिंदगी में 38% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए। तो मैंने उनको अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाई उनसे साइन करवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तू क्लास में 59 आया है? मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे लगा डांट पड़ेगी, बोले क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? मैंने कहा 60। तो अब बड़ा थप्पड़ पड़ेगा, डांट पड़ेगी। लेकिन पिताजी थोड़ी देर सोचे और बोले कि बेटा, जो फर्स्ट आता है ना क्लास में, उसको हमेशा टेंशन होती है कि उसको फर्स्ट आना है। वो सेकंड भी आता तो उसको लगता है उसका डिमोशन हो गया है। लेकिन जो 59 आता है वो 48 आ सकता है, 37 आ सकता है, 28 आ सकता है, 18 आ सकता है। एक काम करना, अगली बार 48 आ जाना। और एक चीज और याद रखना, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, इंसान फेल नहीं होता। अगर आज यहां लाइटें चली जाए या माइक की आवाज चली जाए तो हम थोड़ा फेल होंगे, इसके ऑर्गेनाइजर थोड़ा फेल होंगे, इवेंट फेल होगा कि माइक नहीं चला। और मैं तब भी यहां तो वो कैसे आती है हिम्मत? वो हिम्मत आती है सच्चाई से, ईमानदारी से, सच्ची सोच से, आजादी की खुशबू से। मैं इसी तरह से फिर तरक्की करते करते मैं शिमला से चंडीगढ़ गया, वहां मैंने ड्रामा स्कूल का कोर्स किया। फिर मैं दिल्ली गया, वहां मैंने ड्रामा स्कूल का कोर्स किया। और फिर मैं अपनी किस्मत आजमाने बंबई चला गया। ये तो आप जो मेरी लुक देख रहे हैं, बड़ी डिग्निफाइड बोल्ड लुक है। लेकिन जब मैं 3 जून 1981 को पहली बार मुंबई पहुंचा एक्टर बनने के लिए, तो मैं बहुत पतला था, आधे बाल इधर से निकल रहे थे, आधे बाल उधर से। और लोग कहते थे कि बाल नहीं है तो एक्टर कैसे बनोगे? मैंने कहा मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं ड्रामा स्कूल का। कहते नहीं नहीं नहीं, बाल नहीं है जी, आप राइटर बन जाइए या आप एक काम करिए, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए। फिर बहुत मेहनत की, कोई काम नहीं मिल रहा था। मैं बहुत सारी रातें मैंने रेलवे स्टेशन पे गुजारी, 27 दिन मैं रेलवे स्टेशन पे रहा, रेलवे प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत बेइज्जती का एहसास होता था। ऐसा लगता था कि लाइफ क्या है, तो डिग्निटी है ही नहीं लाइफ में। मैं बेइज्जती महसूस करता था, पढ़ा लिखा आदमी था। फिर मैंने दादाजी को खत लिखा, जो तब तक कश्मीर चले गए थे। मैंने लिखा, दादाजी मेरी हालत बहुत खराब है, मैं बहुत बड़ी दयनीय सिचुएशन में यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता हूँ। मुझे 1:30 बजे सोना पड़ता है, 4:30 बजे उठ जाना पड़ता है, क्योंकि रेलवे लास्ट ट्रेन तब चलती है, नई ट्रेन तब शुरू होती है। मैं यहाँ से चला जाना चाहता, मुझे एक्टर नहीं बनना। उन्होंने मुझे एक खत लिखा और उसकी एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने लिखा कि बेटा, तूने बहुत मेहनत की है, तूने पढ़ाई की है, तू गोल्ड मेडलिस्ट है, तेरे माता पिता ने अपने जेवर बेचे हैं, अपनी घड़ी बेची है, कुछ देर और रुक जा। और एक बात याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। मैं इस बात को कहां जोड़ना चाहता हूं कि बंगाल के लोग भीगे हुए हैं, बारिश से मत डरिए दोस्तों। जो खुद ही भीगा हुआ है वो बारिश से क्या डरेगा? फिर मेरी पहली फिल्म जो रिलीज हुई, उसकी जो पहली रिपोर्ट आई वो यहां से आई, कोलकाता के थिएटर से। सारांश रिलीज हुई 25 मई 1984 को, और 26 मई 1984 को राजश्री प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, सर जी ये फिल्म हमने 2 थिएटर में लगाई थी, एक दिन में 10 थिएटर बढ़ चुके हैं यहां पर से। और इन 38 सालों में मैंने 534 फिल्में कर ली। जिंदगी गुजरती चली गई सिर्फ उन बातों से कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, और व्हेन यू आर वेरी पुअर द चीपेस्ट लग्जरी इज हैप्पीनेस। लेकिन इस दौरान क्या हो रहा था कश्मीर में? कश्मीर में जब मैं छुट्टियों में 2 महीने में जाता था, तो मैं स्कूल में जाता था, मैं देखता था कि पगड़ी वालों की संख्या कम होती जा रही है। और तिलक लगाना जो था, मुझे मेरे
घर वाले कहते थे तिलक लगा के मत जा। मैं क्यों नहीं जाऊं? मैं आजाद देश में पैदा हुआ हूं, मैं क्यों नहीं जाऊं तिलक लगा के? मैं क्यों नहीं जनेऊ पहन कर जाऊं? नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक नहीं है, डर मत, बदला मत पहन। फिर जब मैं 85 में गया तो मेरे को बताया गया कि आपको पुलिस दे दें, आपको सिक्योरिटी दे दें। मेरे ही घर में, मेरे ही देश में, मेरी जगह पर पुलिस की जरूरत, मिलिट्री की जरूरत क्यों? और फिर 19 जनवरी 1990 एक रात में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया। 5 लाख। मेरे मामा ने, मेरे खुद के मामा ने, मेरे मदर के छोटे भाई ने, ओवरसीयर थे वो, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी छोटी छोटी कमाई इकट्ठा करके एक घर बनाना चाहते थे। हम सब की, मिडिल क्लास लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि हम अपना एक घर बना लें। उन्होंने एक घर बनाया और घर बनने के 6 महीने बाद उनको एक खत आया दरवाजे के नीचे से, और उसमें लिखा था 3 दिन के अंदर ये घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। तो मेरे मामा ने सोचा ऐसा थोड़ा होता है, कौन मारता है, ये तो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जान पहचान के हैं, हमारे भाई हैं, इनके साथ तो हमारा उठना बैठना है। वो नहीं गए। चौथे दिन उनके पड़ोसी दूसरे पंडित का सर गर्दन से अलग होकर उनके घर के बरामदे में पड़ा हुआ था। उस रात को एक फिएट कार में अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी इकट्ठी करके उसकी डिक्की में, उसकी सीट पर अपने बीवी बच्चों के साथ वो निकल पड़े पूरी जिंदगी। जब वो जम्मू पहुंचे और जम्मू से दिल्ली पहुंचे तो ही वेंट मैड। उसी बात से डराएंगे, आप पढ़े लिखे, आपको अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं डिग्निफाइड आदमी हूं, मैं वो काम नहीं कर सकता जो ये लोग कर सकते हैं, मारना, किसी को काटना, किसी को डराना। और फिर 32 साल तक हम चिल्लाते रहे कि कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस, जेनोसाइड हुआ। और जब विवेक ने मुझे न्यूयॉर्क में कश्मीर फाइल्स की स्टोरी सुनाई तो सारे घाव जो थे वो धीरे धीरे दोबारा से रिसने शुरू हो गए, ब्लड फिर शुरू हो गया। क्योंकि कुछ घाव भरते नहीं है, कुछ जख्म भरते नहीं है दोस्तों, हम उनको ढक देते हैं, हम उनको छुपा देते हैं, पीछे कर देते हैं, मगर वो तो दोबारा पर्द खोलने की जरूरत है। तो विवेक ने मेरे सारे घाव जिंदा कर दिए। और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने उस पूरे इतिहास को, उस पूरे अपने दादा को, दादी को, मामा को, चाचा को, ताया को, आसपास के पड़ोसियों को, सारे ऐसे कश्मीरी हिंदुओं की कहानी को मैंने कहा इसको जीना बहुत जरूरी है। मैंने कहा विवेक से कि, और विवेक भी माने कि क्या इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम पुष्कर नाथ हो सकता है, क्योंकि वो नाम मेरे पिताजी का था। क्योंकि अगर पिताजी का नाम रखूंगा तो मैं इसमें कोई भी गलत, सॉफ्ट, फेक शॉट नहीं दूंगा, मैं पूरी शिद्दत के साथ इसको काम करूंगा। और हर शॉट के बाद, हर सीन के बाद हम रोते थे, सच्चाई पर रोते थे, दयनीयता पे रोते थे, सैडनेस पे रोते थे। एक सीन है, जो टेंट के बाहर है, वो कैंप लगे हुए हैं और वो कश्मीरी पुष्कर नाथ टेंट के बाहर आता है क्योंकि खाने को कुछ है नहीं, और वो बिस्कुट का टेस्ट करता है कि बिस्कुट में भूख लगी है, और फिर वो अपने आप को मारता है और चला जाता है। उस सीन को करने के बाद मैं अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ गया, मैंने अपने 5 स्टार होटल में जाकर नहाया, सूप पी और सोने की कोशिश की।
और फिर मैंने उस आदमी के बारे में सोचा जिसकी मैं कहानी सुना रहा था कि उसने बिस्किट खाने के बाद क्या किया होगा। वो तो कहीं के नहीं गया होगा, वो वहीं रहा होगा, और वहीं या तो किसी सांप ने उसको काट लिया था या किसी बिच्छू ने उसको काट लिया होगा और अपनी जिंदगी में कहीं से चला गया था। घर से निकाले जाने का मतलब यह नहीं होता कि आप ईंट पत्थर छत की दीवारों की तरफ से निकल गए हैं। घर से निकालने का मतलब यह होता है कि आप वहां की आबो हवा से, वहां की क्लाइमेट से, वहां की खुशबू से, किताबों की खुशबू से, रेत की खुशबू से, फोटो की खुशबू से, वहां से निकाले जाते हो। ये कहानी मैं आपको इसलिए अपनी सुना रहा हूं, यहां ऐसा मत होने देना। यहां अपनी पढ़ाई, अपने कल्चर को याद रखना जरूरी, लेकिन हिम्मत भी दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है हिम्मत दिखाना। तो विवेक, आपने इस देश, मैंने कल अपने ट्विटर पे लिखा था कि आने वाले इतिहास में जब हिंदी सिनेमा की कहानी लिखी जाएगी तो कश्मीर फाइल्स उसका टर्निंग पॉइंट होगा। सिनेमा जगत का, इतिहास का टर्निंग। और आज भी क्या हो रहा है, आज भी लोग विश्वास नहीं करना चाहते। आपको बोलते हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हुआ ही नहीं था, ऐसा क्या हुआ था, और आपको डराना, टीका लगाता है, ये मंत्र उच्चारण करता है, ये ओम श्री गणेशाय नमः सरस्वती महाभागी विद्या कमलोचनी विश्वरूपी विश्वाला की विद्याधिमति सरस्वती शारदा से मुखे तथा सरस्वती नमस्ते 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 से कहता है। मैं तो कहूंगा, मैं कल जा रहा हूं यहां की यूनिवर्सिटी पर, शांति निकेतन की यूनिवर्सिटी पर, मेरे कान में ये भाई साहब आके बुदबुदाए, सर वहां पर भी बहुत परेशानी हो रही है, आपको आने नहीं दे रहे। ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ये मेरे देश की यूनिवर्सिटी है, ये मेरे बंगाल की यूनिवर्सिटी है। कोई माई का लाल मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकता है। 7, 8, 10, 15 डरे हुए लोग, छुपे हुए लोग, चूहे मुझ जैसे शेर को डराएंगे? भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता दोस्तों। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, एक बार दोबारा बोलो, मेरा किसी को किसी किस्म का बरगलाने का, किसी को उकसाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद आपके अंदर के निडर इंसान को जगाने का है। मेरा मकसद आपके अंदर के असली इंसान को जगाने का है। आने वाले 25 साल में जब आप अपना पोता या अपने बच्चे के साथ खेलेंगे, आप उसको एक ऐसी ही कहानी सुनाना जो आज मैंने अपने दादाजी, अपने पिताजी, अपने मामा जी को याद करके सुनाई आप लोगों को। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरी दादी ने, मेरे दादा ने कुछ ऐसा किया जिसपे मेरा नाम शर्म से झुक गया, मेरा सिर शर्म से झुक गया। इसलिए आप अपने लिए नहीं, आने वाली पुश्तों के लिए ये सब करना। क्या बोलूं मैं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद।